नमस्कार बच्चों, एक बार फिर जागरूक नागरिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, श्रद्धा विकसित करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज 5वीं सार्वभौमिक संभावना को देखेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, श्रद्धा विकसित करना। तो यहाँ पर हमेशा की तरह शुरुआत की स्लाइड में जो आइकन होता है, आइकन शो करता है हमारी टॉपिक को, एक हिसाब से क्लियर करता है कि हम आगे क्या पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है। आप देख रहे हैं ये इंसान की आकृति है और आप देख रहे हैं कि हाथ जोड़े हुए वो खड़ा है और आप सर में भी देख पा रहे हैं, सिर में एक प्रतीक है हमारे देश का, यानी तिरंगे का। यहाँ पर एक पट्टी सी दिखाई दे रही है। तो अब इस प्रकार हम श्रद्धा विकसित करना जानेंगे, किस प्रकार से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। इकाई 1, हम किस प्रकार सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में अपनी श्रद्धा का विकास कर सकते हैं, आइए देखें। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में श्रद्धा का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से? चलिए आइए। अपने परिवार, धर्म, राज्य व देश के महत्वपूर्ण परंपराओं के प्रति जागरूक रहकर। नंबर 2, इन परंपराओं का महत्व या मूल्य जानकर। नंबर 3, जिन परंपराओं का महत्व व मूल्य हमें स्वीकार है उनका पालन करके। और नंबर 4, दूसरे लोगों के परंपराओं को उचित सम्मान देकर। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा देखें इसका क्या अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। सरिता से मिलिए जो सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में अपनी श्रद्धा का विकास करती है। अन्वेषण नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सरिता से मिलिए, सरिता यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। अपने परिवार, धर्म, राज्य व देश के महत्वपूर्ण परंपराओं के प्रति जागरूक रहकर। आइए चलिए उदाहरण को देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। सरिता एक अमेरिकी मित्र से बात करती है जो भारत यात्रा की योजना बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरिता को देख पा रहे हैं। सरिता के आप पास में ही देख रहे हैं एक अमेरिकी मित्र है, उससे वो बात कर रही है। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि वो भारत यात्रा की योजना बना रही है, जिससे वो बात कर रही है। ठीक है, सरिता एक अमेरिकी मित्र से बात करती है जो भारत यात्रा की योजना बना रही है। ठीक है, तो वो भारत यात्रा की योजना किस प्रकार से बना रही है और कैसे बना रही है, चलिए देखते हैं। अगले हफ्ते दिवाली है, इसलिए देश भर में लोग दीपक जलाएंगे और पटाखे फोड़कर त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो देश में दिवाली का यानी दीपावली का जो त्यौहार है किस प्रकार से मनाया जाता है और उसका समय क्या है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो आगे हम देखते हैं। जैसे अधिकतर भारतीयों के लिए अतिथि सत्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जिस किसी के घर आप जाएंगे वे आपका स्वागत व सत्कार करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय संस्कार के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर पिक्चर में हम देख रहे हैं ना कि हम मेहमान का या अतिथि का किस प्रकार से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो यहाँ पर अतिथि का तिलक के माध्यम से स्वागत करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर भारतीयों के अतिथि सत्कार के बारे में चर्चा की जा रही है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है ये संस्कार, ये सत्कार।
तो इसलिए जिस किसी के घर आप जाएंगे तो वे आपका स्वागत व सत्कार करेंगे। किसी के भी घर जाएं आप भारतीय परंपरा के अनुसार, तो वे आपका स्वागत बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं और आपके हर भावनाओं का ध्यान रख के वो आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो नीचे हम पढ़ते हैं, मेरी माँ विशेष ध्यान रखती है कि हम लोग घर के अंदर आने से पहले जूते बाहर निकाल दें। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जूते चप्पल के पिक्चर दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरिता कहती है कि मेरी माँ विशेष ध्यान रखती है, यानी अपनी मदर के बारे में, यानी अपनी घर के बारे में बता रही है कि जब भी हम घर के अंदर जाते हैं तो हम शूज़ या चप्पल जूते जो भी है बाहर उतार करके अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अनुशासन और एक शिष्टाचार में आता है। तो अब हम अगले यहाँ पर पढ़ते हैं कि अगले टॉपिक में क्या कहा गया है। यह पारंपरिक बंगाली साड़ी है। मेरे राज्य बंगाल से मैं आशा करती हूँ कि एक बार आपको भी ऐसी साड़ी पहनने का अवसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर एक पारंपरिक रीति रिवाज के बारे में या पारंपरिक जो पहनावा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये बंगाल की साड़ी है। मेरे राज्य बंगाल से मैं आशा करती हूँ कि एक बार आपको भी ऐसी साड़ी पहनने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो अपने बहुत सारे रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है कि भारत में परंपराओं का, रीति रिवाजों का और यहाँ तक कि शिष्टाचार है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में किस प्रकार से उससे चर्चा की गई और किस प्रकार से बताया गया कि कितने अच्छी रीति रिवाजों से हम लोग यहाँ पर पले बड़े हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सरिता की तरह मैं भी अपनी श्रद्धा का विकास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपने परिवार, धर्म, राज्य व देश के महत्वपूर्ण परंपराओं के प्रति जागरूक रहकर। ठीक है, यहाँ पर हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये उदाहरण के रूप में हम लोगों ने देखा था दीपावली के पर्व को किस प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है, जब किसी के यहाँ अतिथि आते हैं तो अतिथियों का सत्कार किस प्रकार से किया जाता है। घर के अंदर अगर प्रवेश करने से पहले हमें अपने शूज़ या चप्पल वगैरह बाहर उतार लेने चाहिए, ये भी एक शिष्टाचार में आता है। और पारंपरिक हम कहें कि क्षेत्र के अनुसार अगर पहनावा, उसको भी एक महत्वता दी जाती है। तो यहाँ पर बंगाल की साड़ी जो को यहाँ पर सरिता ने पिछले स्लाइड में उदाहरण के रूप में दिखाया था, तो यहाँ पर दिखाया गया था। तो नीचे हम पढ़ते हैं, क्या आप अपने परिवार, धर्म, राज्य व देश के महत्वपूर्ण परंपराओं से परिचित हैं? अपने परंपराओं के कुछ उदाहरण अभिव्यक्त करें। ठीक है, हर एक विद्यार्थी इस पर विचार करके अपने उदाहरण पुस्तिका में लिखें। कक्षा परिचर्चा व अभिव्यक्ति। तो बच्चों, ये कार्य फिर से आपके लिए है। तो आपको अपने उदाहरणों को एक पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न ये है कि क्या आप अपने परिवार, धर्म, राज्य व देश के महत्वपूर्ण परंपराओं से परिचित हैं? अगर हाँ, तो अपने परंपराओं के कुछ उदाहरण अभिव्यक्त करने हैं, यानी अपनी परंपराओं को, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, तो वहाँ किस प्रकार से कौन कौन से ऐसी परंपराएं हैं जो प्रसिद्ध हैं और उसके बारे में आप जानते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं अपनी पुस्तिका में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अपने परिवार, धर्म, राज्य व देश की महत्वपूर्ण परंपराओं के प्रति जागरूक रहकर मैं भी अपनी सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावनाओं को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट, अन्वेषण नंबर 2।
अनिकेत से मिलिए जो सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में अपनी श्रद्धा का विकास करता है, अपनी परंपराओं का महत्व या मूल्य सीखकर व जानकर। ठीक है, अपनी परंपराओं के बारे में हम लोग जब जानेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, तो हम उन परंपराओं के प्रति और भी उसका हम सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि वास्तव में हम अपनी जो परंपराएं हैं उनके बारे में हम डीपली नहीं जानते हैं, और जो चले आता है उसके अनुसार हम चलते रहते हैं, लेकिन हम जब उसकी गहराई को हम जानते हैं तो वास्तव में हमें पता चलता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। तो इसी प्रकार से अन्वेषण नंबर 2 में भी एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे। यहाँ पर जब हम लोगों का अभिवादन करते हैं तो नमस्ते क्यों कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। देखो इंटरनेट पर इस बारे में क्या लिखा है। ठीक है, अब इंटरनेट में वो दो यहाँ पर अनिकेत और उसका एक साथी, ठीक है, तो इंटरनेट में ढूंढते हैं कि वास्तव में हम जब किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्ते क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें मिलता है भारतीय अभिवादन नमस्ते या नमस्कार संस्कृत शब्द नमः प्लस ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते से आता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। ठीक है, आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। यह शब्द नमः संभवतः दूसरों के समक्ष अपने अहंकार यानी गर्व को कम करता है। तो देखिए, इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे तो वास्तव में अगली बार और हम अच्छे से उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। यानी अगर किसी के सामने हम नमस्ते कहेंगे तो दिल से हमारी आवाज़ निकलेगी कि वास्तव में हम अपने अभिवादन को किस प्रकार से उनके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो वह अगली बार नमस्ते करते समय मैं और भी सजग रहूँगा। ठीक है, तो उसको और उसके प्रति और रुचि पैदा हो गई अनिकेत की। ठीक है, तो अनिकेत अगली बार कहता है या दोनों मिलके इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर हम किसी से नमस्ते अगली बार कहेंगे तो हम और भी सजग रहेंगे। ठीक है, तो अब नीचे देख रहे हैं चित्र के अनुसार, दादाजी आप माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो वास्तव में अब अनिकेत के मन में और भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं कि इसी प्रकार से वो अपनी परंपराओं को जानने के लिए, अपने रीति रिवाजों को जानने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपने घर में सबसे पूछ रहा है, या अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार के सब बड़े सदस्यों से वो पूछ रहा है छोटी छोटी चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन उसके दिमाग में उठा कि जैसे दादाजी को उसने तिलक लगाए हुए देखा तो उसने ये प्रश्न किया कि दादाजी आप माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं और इसका क्या अर्थ है। इसी प्रकार से आपको भी अपनी परंपराओं के बारे में जानना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों से, और उसके बारे में ज्ञान लेना चाहिए। नेक्स्ट, अन्वेषण नंबर 2, अनिकेत की तरह मैं भी श्रद्धा का विकास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपनी परंपराओं का महत्व या मूल्य सीखकर व जानकर। नीचे हम उदाहरण में देखते हैं, आप भोजन से पहले प्रार्थना क्यों करते हैं, आपके लिए इसका क्या अर्थ है। तो अब इसका जो उत्तर दिया जा रहा है, तो मेरे परिवार में हम भोजन करने से पहले उसे भगवान को अर्पण करते हैं जिससे कि वे हमसे पहले खा सकें। नीचे है हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिचर्चा में अनिकेत एवं उसके मित्रों के साथ सम्मिलित हों। भोजन के पहले प्रार्थना का अर्थ सभी लोगों के लिए भिन्न है। परिचर्चा द्वारा जानने का प्रयास करें कि आपकी कक्षा में विभिन्न लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है। तो अलग अलग रूप से अपनी भोजन करने से पहले कई लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं भोजन मंत्र उसे बोलते हैं, या अन्य प्रकार से सभी अपने अपने धर्मों, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार
ये प्रक्रिया करते हैं। तो सभी लोगों का अलग अलग एक विचार होता है इसके प्रति, अलग अलग रूप से वो भोजन के सम्मान में या भोजन के किसी भी प्रकार से शुरुआत करने से पहले, हम किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हम कुछ न कुछ अपने रीति रिवाजों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सब लोग अपने अपने स्तर में, अपने अपने परिवार में या अपने अपनी जगहों में, क्षेत्रों में भोजन के पहले प्रार्थना सभी लोग करते हैं। तो उसका अर्थ सभी लोगों के लिए थोड़ा बहुत भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो वो अपने जो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस यानी आप अपने आप से बताएंगे कि वास्तव में आप भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में आप लोग क्या सोचते हैं या किस प्रकार से अपनी प्रार्थना को करते हैं, तो उसको आप बताएंगे। तो अपने अपनी भावना यहाँ पर अपने अपने तरीके से व्यक्त करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अपनी परंपराओं का महत्व या मूल्य सीखकर व जानकर, अतः मैं भी अपनी सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चलिए अन्वेषण नंबर 3 पढ़ते हैं। पूर्णिमा से मिलिए जो अपने संप्रदाय की परंपराओं में श्रद्धा रखती है, जिन परंपराओं का महत्व व मूल्य उसे स्वीकार है, उनका पालन करके। ठीक है, तो जैसे नीचे हम चित्र में देख रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद देना। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चित्रों में हम पहले थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं। पुस्तकों के प्रति सम्मान, ठीक है, पुस्तकों का सम्मान करना। गुरु शिष्य परंपरा, देखिए यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को एक जो नृत्यिका है वो अपने गुरु के चरण स्पर्श कर रही है, यानी गुरु को सम्मान दे रही है। तो गुरु शिष्य परंपरा हर जगह कहीं ना कहीं गुरु के लिए सम्मान सभी शिष्यों में होता है, तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, चलो। बुजुर्गों का आशीर्वाद देना। हम हमेशा कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पहले अपने दादा दादी से आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि इसके महत्व पर विश्वास है। ठीक है, क्योंकि उसे इसके महत्व पर विश्वास है। देखिए यहाँ पर पूर्णिमा को दिखाया गया है, तो वह हमेशा कुछ भी महत्वपूर्ण करने से पहले वो अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेती है, क्योंकि उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता है कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने से अपने कार्य सफल होते हैं। ठीक है, उनका आशीर्वाद वास्तव में फलित होता है। तो आगे देखते हैं। पुस्तकों के प्रति सम्मान में अपनी पुस्तकों का विशेष ध्यान रखकर वह ज्ञान और सीखने के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करती है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी किताबों पर किसी का पैर लगे। ठीक है, तो कभी कभी हम भी करते हैं ना, कभी कभी हम हमारे पाँव अगर पुस्तकों में लग जाते हैं तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, यानी सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलने का सबका अलग अलग तरीका रहता है। कई लोग उसको छू करके अपने किताब को छू करके अपने सर पे लगाते हैं, कई लोग दूसरे तरीके से, अलग अलग तरीके से, यानी उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, पुस्तकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए उसका हम विशेष ध्यान भी रखते हैं। तो इससे क्या है कि ज्ञान और सीखने के प्रति अपना प्रेम भी वह अभिव्यक्त करती है। ठीक है, उसे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी किताबों पर किसी का पैर लगे। तो पुस्तकों के प्रति सम्मान यहाँ पर दिखाया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में यहाँ पर पढ़ेंगे, वह नृत्य आरंभ करने से पहले अपने शिक्षक के चरण स्पर्श करती है, क्योंकि उसने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया है और उनसे शिक्षा पाना चाहती है। ठीक है, जो कोई भी नृत्य शुरुआत करने से पहले, आरंभ करने से पहले, वो अपने जो गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें
पढ़ाया है यानी सिखाया है तो उनके चरण स्पर्श करती है यानी प्रणाम करती है, और क्योंकि उसने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जिन परंपराओं का महत्व मूल्य उसे स्वीकार है उनका पालन करके, यानी ठीक है, तो अपने संप्रदाय की परंपराओं में श्रद्धा, यानी यहाँ पर उसका बुजुर्ग के प्रति आशीर्वाद ले रही है तो उसकी श्रद्धा दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कितना समर्पित है वो। तो यहाँ पर पुस्तकों के लिए भी उसकी कहीं ना कहीं श्रद्धा दिखाई दे रही है, गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाई दे रही है। यानी श्रद्धा को आप कितने उदाहरणों के, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अन्वेषण नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये 3 का ही क्वेश्चन आपके लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जिनका आप पालन करते हैं क्योंकि आप उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, आपके भी क्षेत्र विशेष में या आपके राज्य में या आपके गांव और कस्बे में, तो ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जिनका आप पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर उन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका पालन करते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। और नंबर 2, ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जिनको महत्वपूर्ण मानते हुए भी आप उनका पालन नहीं करते और क्यों। ठीक है, तो ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जिनको महत्वपूर्ण मानते हुए भी आप उनका पालन नहीं करते, यानी अगर आपको लगता है महत्वपूर्ण मानते हैं फिर भी आप उनका पालन नहीं करते, कोई परंपराएं ऐसी आपके अगर मन में हैं तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सकारात्मक रूप से यहाँ पर हमको आंसर देना है, सकारात्मकता का हमेशा ध्यान रखना है और नकारात्मक चीज़ों को नहीं हमको यहाँ पर दिखाना है और नहीं हमको उसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, यहीं पर आपके लिए टास्क है बच्चों, हर एक विद्यार्थी इस पर विचार करके अपनी उदाहरण पुस्तिका में लिखें व अभिव्यक्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट, जिन परंपराओं का महत्व व मूल्य मुझे स्वीकार है उनका पालन करके मैं भी अपनी सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, आगे चलते हैं। अन्वेषण नंबर 4, वाणी से मिलिए जो सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में श्रद्धा का विकास करता है दूसरों की परंपराओं को उचित सम्मान देकर। तो नीचे उदाहरण देखते हैं। मेरी माँ, यहाँ पर वाणी देख रहे हैं ना, तो मेरी माँ शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए यद्यपि घर से बाहर मैं मांसाहारी भोजन खाता हूँ, उनकी भावनाओं को आदर देता हूँ, यानी उनकी भावनाओं का आदर करने के लिए मैं घर पर मांसाहारी भोजन नहीं खाता। तो वो कह रहा है कि मेरी माँ शाकाहारी है, इसलिए यद्यपि घर से बाहर, यानी वो मांसाहारी है, यानी नॉनवेज वो खाता है, लेकिन वो अपनी माँ के सम्मान के लिए या माँ के आदर करने के लिए, क्योंकि उसकी माँ शाकाहारी है, तो वो घर पे उनके साथ में या उनके सामने मांसाहारी भोजन नहीं खाता और बाहर वो खाता है। यानी कहीं ना कहीं उसने अपने पेरेंट्स के सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए वो मांसाहारी भोजन घर पे नहीं खाता। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे, कल ही तुम बता रहे थे, यहाँ पर बानी से बोल रही है, तो कल ही तुम बता रहे थे कि भगवान सब जगह हैं, फिर तुम मंदिर के बाहर जूते क्यों उतार रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन वो कर रहा है, तो बानी से क्वेश्चन कर रही है कि कल तो तुम कह रहे थे कि सब जगह भगवान है, ईश्वर हर जगह है, फिर तुम मंदिर के बाहर ही जूते क्यों उतार रहे हो। तो उसका वो उत्तर देता है कि यहाँ के भक्तजन इस जगह की पवित्रता को बनाए रखने में विश्वास करते हैं और मैं उनकी इस मान्यता का आदर करता हूँ। ठीक है,
तो वो लॉजिकली क्वेश्चन में नहीं जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ के भक्तजन जो इस जगह की पवित्रता को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। तो यानी उन जो भक्तजनों की मान्यता को आदर देने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, वो ये कहता है। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरों की परंपराओं को उचित सम्मान देकर, यानी जो दूसरों की परंपराएं हैं उनको किस प्रकार से सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि अगर बानी की माँ, ठीक है, यहाँ पर अगर वो मांसाहारी भोजन नहीं खाती तो उनकी वो परंपराएं हैं कि वो घर पे मांसाहारी भोजन नहीं खाती, तो उनकी परंपराओं को सम्मान भी दे रहा है और बाहर वो उनके सामने वो मांसाहारी भोजन इसीलिए नहीं खाता, उनका आदर करता है इसीलिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन किया गया कि वो मंदिर के बाहर जूते क्यों उतार रहे हो, तो उसने उत्तर दिया कि यहाँ की पवित्रता बनाए रखने में इस जगह के जो भक्तजन हैं वो विश्वास रखते हैं, तो उनके मान्यता को वो आदर देने के लिए वो यह कार्य कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र से मिलने जाते हैं जो किसी और राज्य से हैं और उसका धर्म भी आपसे भिन्न है। आप उसके रिश्तेदारों को किसी परंपरा का पालन करते हुए देखते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और वो किसी अदर स्टेट से है, ठीक है, तो उसका धर्म भी अलग है। तो आप उसके रिश्तेदारों को किसी परंपरा का पालन करते हुए देख रहे हैं, यानी कुछ ऐसी परंपरा का पालन करते हुए देख रहे हैं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी टाइमिंग में, ऐसी सिचुएशन में यदि आप उसमें श्रद्धा रखना चाहते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी श्रद्धा यानी उसका आप सम्मान करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया होगी, तो ये आपको उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। तो दो की जोड़ी बनाकर इस पर विचार विमर्श करें, वह अपनी पुस्तिका में लिखें, ठीक है। फिलहाल आपको इसकी प्रतिक्रिया, आपकी अपनी प्रतिक्रिया बतानी है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरों की परंपराओं को उचित सम्मान देकर, ठीक है, दूसरों की परंपराओं को उचित सम्मान देकर मैं भी अपनी सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूँ या जागृत कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अब यूनिट 2 स्टार्ट होता है। हम किस प्रकार राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में अपनी श्रद्धा का विकास कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हम अपनी राष्ट्रीयता व प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास कर सकते हैं। नंबर 1, भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं के महत्व व मूल्य के प्रति सजग रहकर। नंबर 2, स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करके व उसके प्रति जागरूक रहकर। नंबर 3, नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहकर। नंबर 4, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हेतु कदम उठाकर। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो 4 पॉइंट यहाँ पर पढ़े, अब उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे। फराद से मिलिए जो अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करता है। अन्वेषण नंबर 5A, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के महत्व व मूल्य के प्रति सजग रहकर। अब देखिए उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे तो फराद किस प्रकार से अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करता है, ठीक है। तो नीचे पढ़ते हैं, आइए। हमारा ध्वज हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है। यही मुझे और मेरे मित्रों को भारतीयों के रूप में विदेशी शासन से मुक्त जीने व अपने विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से विदेशी शासन से मुक्त, यानी जब तक हमारा झंडा लहरा रहा है तो हम स्वतंत्र हैं, यह महसूस कराता है हमारा तिरंगा। तो उसके लिए आदर और सम्मान यहाँ पर फराद यहाँ पर सैल्यूट करके यहाँ पर दिख रहा है, आप देख रहे हैं।
तो अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर, ये आपके अगर हृदय में है, मन में है, तो आप यानी अपनी राष्ट्रीयता में आपकी श्रद्धा दिखती है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, मैं उन शहीदों के बलिदान के लिए कृतज्ञ हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं इस बलिदान को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो शहीदों के प्रति सम्मान भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता के प्रति श्रद्धा का विकास दोनों उदाहरणों में हमें देखने को मिला। तो हम यहाँ आ जाते हैं अगले उदाहरण में। हम अपने सार्वजनिक नियमों, कानूनों और कार्य प्रणालियों के कारण ही देश में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हैं। यदि मैं उनका आदर करूँगा तो मैं अपने देश के सुचारू संचालन में और विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अपने सार्वजनिक नियमों और कानूनों और कार्य प्रणालियों के कारण ही देश के सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, तो सार्वजनिक नियम हम देख रहे हैं ना, सार्वजनिक नियम कहाँ कहाँ पर हमको ये उदाहरण के माध्यम से दिखाया जा रहा है। जैसे टैक्स, हमारे टैक्स कर नियमों का आदर करने में। ठीक है, हम जो टैक्स वगैरह देते हैं अपनी सरकार को। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे उदाहरण में दिखाया गया है कि यातायात के नियमों का आदर करने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोनों रूपों में हम अपनी कार्य प्रणालियों के कारण सहयोग करके अपने देश के लिए अपनी कार्य प्रणालियों के आधार पर उनके बनाए गए नियमों में चल के, उनके बनाए गए नियमों का सम्मान करके हम अपने देश को सहयोग करते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश द्वारा बनाए गए, जो भी सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक नियम और कानूनों का हम पालन करेंगे। तो हम अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में अपनी श्रद्धा का विकास करते हैं। तो आगे चलते हैं। फरहाद की तरह मैं भी अपनी श्रद्धा का विकास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के महत्व व मूल्य के प्रति सजग रहकर। ठीक है, अपने राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण व सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिक्चर में ज़्यादातर कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं जो हमारे सरकारी धरोहर होती है। कुछ ऐसे पार्क में देखते हैं या कुछ ऐसे मंदिरों या कहीं स्मारकों, तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी आकर के कुछ भी वहाँ पर की स्थिति में यानी स्थिति को ख़राब कर देता है, यानी कुछ भी वहाँ पर लिख देता है या कुछ भी तोड़ फोड़ एक हिसाब से वहाँ पर की जो हमारी सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान करता है। तो इन सारी सरकार की जो संपत्ति है, चाहे वो राष्ट्रीय स्मारक हैं या कोई भी सरकार की धरोहर है, तो उसको संभालना और उसका सम्मान करना हमको चाहिए। तो आप अपने मित्रों के साथ राष्ट्रीय स्मारक घूमने जाते हैं, आपका एक मित्र उसकी दीवारों पर लिखता है, तो नीचे देखिए क्वेश्चन, आप उसके इस आचरण के दुष्परिणामों के बारे में उसे किस प्रकार समझाएंगे। अपने राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण व सुरक्षा करके हमारा राष्ट्र किस प्रकार लाभान्वित होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप अगर अपने फ्रेंड को देखते हैं कि वो दीवारों पर कुछ लिखता है, तो आप उसको किस प्रकार से समझाएंगे कि ये दीवार पर लिखने से इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये आचरण एक प्रकार से
ठीक नहीं है तो उसको अगर समझाना है तो किस प्रकार से उसे समझाएंगे, तो ये आपको लिखना है। और दूसरा, अपने राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण व सुरक्षा करके हमारा राष्ट्र किस प्रकार लाभान्वित होता है। अगर हम उसकी सुरक्षा करेंगे, है ना, तो उसका संरक्षण करेंगे तो हमारा जो देश है उससे किस प्रकार से उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है। इसके उत्तर आपको कुछ उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यह हमारी प्राचीन धरोहर को नष्ट कर उसे समाप्त कर देगा। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, अगर इस प्रकार के कार्य हम करते हैं कि उसमें कुछ लिख रहे हैं या उसको हम खराब कर रहे हैं तो उसको नष्ट कर देगा, तो समाप्त कर देगा। अगला, हमारे स्मारक भारत के बहुमूल्य समृद्ध परंपरा व संस्कृति के चिन्ह हैं। यदि हम अपने देश की परंपरा व संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो विदेशी हमारा सम्मान किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ही अपने देश की परंपरा या संस्कृति या धरोहर, जो भी हमारे देश की ये चीज़ें हैं, तो अगर हम ही इसका सम्मान नहीं करेंगे, हम ही इनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो विदेशी हमारा सम्मान किस प्रकार से करेंगे, है ना। जो विदेश के लोग हैं तो वो अगर इस प्रकार की जो गतिविधि देखते हैं तो वो हमारा सम्मान किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अगला, जब हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहते हैं जो उसका भाग है। अगर वास्तव में हम हृदय से अपने देश से प्रेम करते हैं तो हम अब उन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो उनके हिस्से हैं। हम कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, तो हम देश से संबंधित यानी देश की जो भी अंदर आने वाली चीज़ें, चाहे वो उनकी सांस्कृतिक परंपरा हो या देश के जो बहुमूल्य जो धरोहर है ना, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर की जो सरकारी संपत्ति हो, तो हर चीज़ जो भी हमारे देश के अंदर आती है तो उस चीज़ का हमको सम्मान दिखना चाहिए, यानी सम्मान करना पड़ेगा। तभी हम कह पाएंगे कि हम अपने देश से प्यार करते हैं या देश प्रेमी हैं। चलिए आगे। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के महत्व व मूल्य के प्रति सजग रहकर मैं भी अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूं या कर सकती हूं। अन्वेषण नंबर 6A, रुखसाना से मिलिए जो अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करती है। स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करके वह उसके प्रति जागरूक रहकर, तो एक प्रकार से स्वतंत्र नागरिक के रूप में वह अपनी स्थिति की भी रक्षा करती है और जागरूक भी रहती है। तो किस प्रकार से, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ रहने वाले, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रुखसाना को, तो रुखसाना एक पिक्चर जैसा हम देख पा रहे हैं। तो उस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि रुखसाना एक दफ्तर में आई हुई है और वो क्या कह रही है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ रहने वाले एक नागरिक के रूप में मुझे ये जानने का अधिकार है कि इन सड़कों पर आप क्या कार्य करने की योजना बना रहे हैं, वो करदाताओं के पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं, वो मेरे सह नागरिकों के हितों की रक्षा की जा रही है या नहीं। तो यहाँ पर एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में वो अपने प्रश्नों को एक दफ्तर में जाकर के रख रही है। और वो आइए, जब रुखसाना मजदूरों को अपने घर के सामने सड़क खोदते हुए देखती है तो वह नगर पालिका दफ्तर जाकर पता लगाती है। तो नगर पालिका दफ्तर में गई हुई है और वो पता लगा रही है कि ये खुदाई आखिर क्यों हो रही है, ठीक है, और उन्हें कितना समय लगेगा। यद्यपि उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर उसने
नगर पालिका में जाकर के पूछा वहाँ के अधिकारियों से, तो वहाँ क्योंकि वो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करके उसके प्रति जागरूक रहकर राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में अपना श्रद्धा का विकास करती है। तो यहाँ पर यद्यपि उसे तुरंत उत्तर नहीं मिलता है, फिर भी उसने संतोषजनक उत्तर मिलने तक हार नहीं मानी। ठीक है, बहुत कोशिश करनी पड़ी उसे, लेकिन जब तक उसने संतोषजनक उत्तर नहीं पाया तो तब तक हार नहीं मानी और उसने उत्तर पाके ही सांस ली। तो अब आगे नीचे के उदाहरण में देखते हैं। हाँ, चुनाव के निकट आने पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया व अपने लिए वोट करने का वचन लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर लग रही है, तो हम पढ़ते हैं। आइए, क्या आप मुझे और इस क्षेत्र के निवासियों को समझा सकते हैं कि हमारी वास्तविक समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार करेंगे, जैसे सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की शिक्षा आदि। ठीक है, तो रुखसाना वहाँ पर चुनाव में आने वाले राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, तो उनसे वो अपने सवाल कर रही है। तो सवाल वो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में कर रही है। तो वो पूछ रही है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि या समझा सकते हैं कि हमारी वास्तविक समस्याएं, जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था है या स्वास्थ्य सेवा है या बच्चों की शिक्षा है, तो इनका समाधान आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से वो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करते हुए, ठीक है, और उसके प्रति जागरूक रहते हुए हमने दोनों उदाहरणों में देखा कि अपनी श्रद्धा का विकास किस प्रकार से कर रही है। आइए आगे चलते हैं। रुखसाना की तरह मैं भी श्रद्धा का विकास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करके व उसके प्रति जागरूक रहकर। अब यहाँ पर केस अध्ययन 2, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने का अधिकार, जैसे सार्वजनिक उद्यान। ठीक है, जब मुंबई स्थित कोलबा के निवासियों ने सुना कि उनके उस स्थानीय उद्यान को जहां लोग अपनी दैनिक सैर के लिए जाते हैं, वो बच्चे खेलने के लिए जाते हैं या आते हैं, तो पार्किंग स्थल में बदल दिया जाएगा, उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप समाचार पत्र का भी थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं, तो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर पिक्चर में हम देख रहे हैं। तो इस मामले में स्वतंत्र भारतीय नागरिकों के रूप में किस प्रकार वे अपने अधिकारों का संरक्षण करते हैं और क्या होगा यदि हम अपने सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने के अधिकार का संरक्षण नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर जो सार्वजनिक स्थान सार्वजनिक उद्यान के रूप में जो था, तो वहाँ पर मुंबई स्थित कोलबा के निवासियों ने सुना कि उनके जो स्थानीय उद्यान है, तो उसको जहाँ वो सुबह सुबह सैर के लिए भी जाते थे और वहाँ छोटे बच्चे खेलने के लिए भी जाते थे, तो उन्होंने जैसे ही सुना कि वो पार्किंग स्थल में बदल जाएगा, तो उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, तो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में आगे आकर वो खड़े हुए। ठीक है, तो अपने अधिकारों का उन्होंने संरक्षण किया। तो अपने अधिकारों का संरक्षण करते हुए एक प्रकार से हम श्रद्धा का विकास कर सकते हैं। तो हम प्रश्न ये उठता है कि हम मामले में स्वतंत्र भारतीय नागरिकों के रूप में, ठीक है, इस मामले में ऊपर जो दिया गया है, तो किस प्रकार वे अपने अधिकारों का संरक्षण करते हैं, है ना। तो अपने अधिकारों का किस प्रकार संरक्षण करते हैं ये आपको बताना है। तो क्या होगा यदि हम अपने सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने के लिए के अधिकार का संरक्षण नहीं करते हैं। अगर हम अपने सार्वजनिक स्थानों का जो उपयोग करने का हमारा अधिकार है, अगर हम उसका संरक्षण नहीं कर पाए या नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा आप सोचिए और इसका उत्तर आप लिख के रखें। आपके उत्तर यहाँ पर जो भी हों अपने विवेक से आप देंगे, लेकिन यहाँ पर के जो उससे मिलते जुलते आंसर्स हैं, उत्तर हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। इन तर्कों पर आपने जो विचार किया होगा, तो उसको आप अपने
रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आइए। तो हमारे खेलने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो उत्तर के रूप में है, अगर हम उसका संरक्षण नहीं कर पाए तो उनके खेलने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। नेक्स्ट, कुछ लोग हमारी खामोशी का लाभ उठाकर इन स्थानों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो अगर हम खामोशी रहेंगे तो हमारी खामोशी का लाभ उठाकर इन स्थानों का उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए कर सकते हैं। अगला, नागरिक इसके लिए कर देते हैं, यानी टैक्स देते हैं। यदि हम इन अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो हमारा सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। यानी जो भी हम टैक्स देते हैं, अगर हम यहाँ पर जागरूक नहीं हुए तो हमारा जो भी टैक्स है देना है ना, तो वो व्यर्थ चला जाएगा। आगे, हमारा शहर हरे व खुली जगहों को खो देगा, यह भीड़ भाड़ से युक्त हो जाएगा जहाँ केवल पार्किंग इत्यादि की ही जगह होगी, इत्यादि। ठीक है, तो आप अपने विवेक से भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर दिए गए हैं आपके सामने हमने उसको रख दिया है। तो स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा करके व उसके प्रति जागरूक रहकर मैं भी अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आगे चलते हैं, अन्वेषण नंबर 7A। तो हर्ष से मिलिए जो अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करता है, नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहकर। ठीक है, तो एक नागरिक जो भारत का नागरिक है, तो उसके नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां हमारी क्या क्या हैं, इन जिम्मेदारियों के बारे में अगर हमें पता है तो उस जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हुए यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। तो चुनावों से पहले मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पेपर पढ़ते हुए आप देख रहे हैं ना हर्ष को, तो हर्ष यहाँ पर बैठे हुए पेपर पढ़ रहे हैं, तो चुनाव की गतिविधियों के बारे में वो सोच रहे हैं। तो चुनाव से पहले वो सोच रहे हैं कि मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, कौन मेरे मत के योग्य हैं और कौन इस देश का कुशल नेतृत्व करेगा। ठीक है, हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अगर चुनाव का समय हो तो हम उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, और कौन इस देश का कुशल नेतृत्व कर पाएगा और कौन नहीं, ये भी हमने अपने विवेक से सोचना चाहिए, और सोच करके ही हमें वोट देना चाहिए। तो वह सुनिश्चित करता है कि वह मतदान के लिए अवश्य जाएगा। ठीक है, तो मतदान के लिए अवश्य जाएगा, वो भी ये सुनिश्चित करता है। आगे, सार्वजनिक संपत्ति भारत के सभी नागरिकों की है, मुझे अपने घर की तरह ही इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हर्ष, ठीक है, ट्रेन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेन में अगर वो ट्रेन में बैठा हुआ है तो ट्रेन की एक एक चीज़, चाहे वो उसकी सीट हो या उसकी विंडो हो या कोई भी उसका पार्ट हो, ट्रेन का पार्ट हो, तो वो हमारे सरकार की संपत्ति है। तो वो यही कह रहा है कि उसको हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है भारत की, तो हम नागरिकों का फर्ज है कि उसको हमको अपने घर की तरह ही उसका ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ट्रेन में ही ऐसे ही कहीं पर भी हम कोई कूड़ा फेंक देते हैं, या कहीं पर भी हम किसी प्रकार से भी गंदा कर देते हैं सार्वजनिक संपत्तियों को, या तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो हमको ऐसा एक हिसाब से हर्ष कहना चाह रहा है कि हमें अपने घर की तरह ही इसका ध्यान रखना चाहिए, और हम अपने घर को किस प्रकार से सजाते हैं वो हम स्वयं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वजनिक संपत्तियों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
यहाँ पर सड़क के पास है, या यहाँ पर गार्डन है, यहाँ पर देखिए सरकारी कोई बिल्डिंग हमको दिखाई दे रही है, दफ्तर की है ना। तो इस प्रकार से तो आगे चलते हैं। हर्ष की तरह मैं भी अपनी श्रद्धा का विकास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहकर। अब हम केस अध्ययन 3, अपने प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारियों से इस्तेमाल करना। जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे, चाहे हमारे जंगल हैं, जलाशय हैं, हमारे खनिज पदार्थ हैं या ईंधन हैं, तो अब हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे देश की संपत्ति हैं, वह उन पर सभी भारतीयों का अधिकार है। ठीक है, यदि हम उन्हें व्यर्थ होने देंगे अथवा कुछ लोगों को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी धरती का शोषण कर समाप्त होने देंगे, तो हमारी भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, यानी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो हमारे जंगल हैं, जलाशय हैं या ईंधन है, हमारे खनिज पदार्थ हैं, उनका हमको संरक्षण करना चाहिए और हम उनकी देखभाल एक हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे या किसी को उसके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका हम यूज़ करने देंगे, तो धरती का शोषण कर उसको समाप्त ही होने देंगे, तो हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से अपने प्राकृतिक संसाधनों को जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे, जिससे कुछ लोगों द्वारा इसका शोषण से बचाव किया जा सके। अगर आपको इसका कोई भी उत्तर लगता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, अगर हमें इसका उपयोग करना है तो जिम्मेदार नागरिक के तहत हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो जिससे कुछ लोगों द्वारा इसका शोषण से बचाव, अगर इसके शोषण से भी अगर बचाव करना है तो किस प्रकार से हम इसके शोषण से बचाव कर सकते हैं। चलिए आइए इसका उत्तर जानते हैं। हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार ढंग से उपयोग करके। ठीक है, जैसे बिजली का उपयोग सावधानी से करके, जैसे लाइट व पंखे बंद करके, एसी का उपयोग कम से कम करके इत्यादि। अगला, जितना संभव हो सके पानी की बचत के प्रति जागरूक रहकर। नेक्स्ट, दूसरों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी के प्रति सचेत रहकर। नेक्स्ट, ईंधन की बचत के लिए सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जैसे बिजली का उपयोग सावधानी से करके, हम कभी कभी बिजली का उपयोग बेपरवाह रूप में करते हैं, तो बिजली का उपयोग हमें तभी करना है जब उसकी हमको आवश्यकता है। लाइट, पंखे इत्यादि, एसी वगैरह, यानी ये आवश्यकता के अनुसार ही हमें यूज़ करना है। अगर हम आवश्यकता के अनुसार यूज़ करेंगे तो हम इसके उपयोग को अच्छे से कर सकते हैं और जिम्मेदार ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं। जितना संभव हो सके पानी की बचत भी करनी है हमें। ठीक है, तो दूसरों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी अगर कहीं पर हो रही है तो उनको रोकना है। ठीक है, ईंधन की बचत के लिए सार्वजनिक वाहनों से ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर सफ़र करें, यात्रा करें, तो इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ और भी इससे संबंधित आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहकर मैं भी अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लता से मिलिए जो अपनी राष्ट्रीयता व प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा विकसित करती है। यहाँ पर लता का पिक्चर हम देख रहे हैं, तो नीचे उससे संबंधित हम उदाहरण भी देखेंगे। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हेतु कदम उठाकर। ठीक है, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए हम कदम उठाकर। ठीक है, तो नीचे उदाहरण देखते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, यहाँ पर हम
लता को देख रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैलून्स वगैरह लगाए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे प्रिपेयर होके आए हैं, यहाँ पर कोई प्रोग्राम ऐसा चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना हमें। तो आज गणतंत्र दिवस है, लता कह रही है कि आज गणतंत्र दिवस है, क्यों नहीं मैं अपने मोहल्ले में एक कार्यक्रम का आयोजन करूं जिसके माध्यम से देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी व दूसरों के द्वारा किए गए योगदान के विषय में सभी को याद दिलाया जा सके। तो हम कोई भी अगर लोकतांत्रिक परंपराओं को की रक्षा करते हैं या परंपराओं को निभाते हैं तो समय समय पर हम उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो हम उस दिन सेलिब्रेशन के माध्यम से हम इस प्रकार से देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों के द्वारा उस समय जो किए गए योगदान हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये सबको मालूम है क्यों मनाया जाता है। तो किस किस ने इसमें क्या योगदान दिया है, आखिर इसके बारे में हम सभी को याद दिलाते हैं, ठीक है। या हम कोई भी अदर सेलिब्रेशन भी अगर कोई कर रहे हैं तो उस सेलिब्रेशन को मनाने का ये एक कारण होता है कि उस दिन हम उस सेलिब्रेशन के माध्यम से उस दिन के खास जो किए गए कार्य हैं या जिनने उनमें योगदान दिए हैं तो उसको याद किया जा सके। तो यहाँ पर हम अगले उदाहरण में चलते हैं। एक नया व समृद्धशाली भारत का निर्माण हम पर निर्भर है, ठीक है। तो वह अपने कॉलेज के मित्रों को भारत के भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है कि जो अपने फ्रेंड्स हैं कि अगर हम एक नया और समृद्धशाली भारत का निर्माण करना है तो वो हम पे डिपेंड है, यानी हम लोग क्या ऐसा करें कि अपने भारत को, अपने देश को एक समृद्धशाली देश बनाएं, क्या हम ऐसा योगदान दें, ठीक है। तो इस प्रकार से अगले में चलते हैं। लता की तरह मैं भी श्रद्धा का विकास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हेतु कदम उठाकर। केस अध्ययन नंबर 4, सूचना का अधिकार का सक्रियता से प्रचार करना। सूचना का अधिकार जिसको RTI अधिनियम है ना, हम बहुत प्रसिद्ध है ये। तो भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है, इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी योजना की प्रगति के बारे में जानकारी मांग कर सकते हैं, जहां सरकारी अफसरों को उनकी जानकारी के निवेदन का उत्तर कुछ निर्धारित दिनों में देना पड़ता है। इस अधिकार का उपयोग करके हम यह निश्चित कर सकते हैं कि सरकार अपना कार्य उचित रूप से कर रही है। सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एलेक्स राज व आर संशोधन ने RTI आवेदन दर्ज करने में मदद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। तो हमने यहाँ पर जाना एलेक्स राज व आर संशोधन ने, ठीक है, संशोधन ने RTI आवेदन दर्ज करने में मदद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। इस उदाहरण में ये लोग भारत के लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, तो जो ये उदाहरण है तो ये लोग भारत के लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं। आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोचिए जिससे आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए कार्यवाही या ठोस कदम उठा सकते हैं, ठीक है। आपको भी कुछ उदाहरण ऐसे मन में आ रहे हों या उदाहरण कुछ सोच सकते हो तो सोच करके आप बता सकते हैं। अगर संकेत के रूप में कहें तो आपके दोस्तों, स्कूल, परिवार, रिश्तेदारों एवं इलाके के अन्य लोगों के साथ इंटरनेट इत्यादि का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है और लिख के रखना है। चलिए, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हेतु कदम उठाकर मैं भी अपनी राष्ट्रीयता एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं में श्रद्धा का विकास करने की संभावना को जागृत कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो अब सेशन का सारांश हम पढ़ते हैं। हम सभी श्रद्धा विकसित करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। इतने सारे बच्चों उदाहरण आप
के सामने प्रस्तुत किए गए। तो हमारी विशाल सांस्कृतिक धरोहर व परंपराओं में, ठीक है, सबसे पहले हमारी विशाल व सांस्कृतिक धरोहर व परंपराओं में, ठीक है, तो श्रद्धा विकसित करने की, इस आधार पे श्रद्धा विकसित करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। एवं हमारी राष्ट्रीयता व प्रजातांत्रिक परंपराओं में, ठीक है। तो इन दोनों माध्यमों से हमने, उदाहरणों के माध्यम से देखा कि हम किस प्रकार से श्रद्धा विकसित करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। तो सेशन नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। तो सेशन नंबर नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।